नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज की चर्चा हालांकि वहीं से प्रारंभ करना चाहेंगे जहां से पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। माता शूलिनी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश का, जहां के पुरोहितों को अपने मान सम्मान की कीमत चुकानी पड़ी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही थी, सिर्फ जानकारी दी थी, लेकिन तनिक भी मैं कहूं कि लाज नहीं आई आईएएस अधिकारी ऋतिका जिंदाल को, जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं का अपमान किया, जिन्होंने सनातन का अपमान किया और पुरोहितों का, उन विचारों का तो सार्वजनिक रूप से अपमान करके और अगले दिन खबर एक अखबार के अंदर प्लांट भी करा दी, एक तरफा खबर। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत, वहां का शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई के मूड में नहीं है। अगर यही काम किसी कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर हो जाता इस प्रकार का, तो अब तक ना जाने कितने संगठन, हिंदूवादी संगठन और लेके नीचे से ऊपर तक जितने भी नेतागण हैं, वो सब के सब बयानों की बौछार लगा देते, सड़कों पर उतर जाते। मैं फिर याद दिला दूं कि जो लोग कहते हैं कि हम ऐसे विषय क्यों उठाते हैं, याद रखिएगा कि यही जयराम ठाकुर सरकार ने आकर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड भंग कर दिया, जो कि 12 फरवरी 2014 को बनाया गया था। खैर, नमस्कार इंडिया की मुहिम जारी रहेगी जब तक कि उन पुजारियों को न्याय नहीं मिल जाता, और उससे भी बड़ी चीज मैं कहूं कि जब तक हमारे सनातनी परंपराओं का जो अपमान हुआ उसके लिए खेद प्रकट नहीं कर दिया जाता। अब आगे की चर्चा, राजनीतिक चर्चा, जो कि आपको मालूम ही है कि हमने कल जब चर्चा छोड़ी थी उस समय हमने बताया था कि जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं 120 से 125 के बीच में स्विंग कर रहा है, और जो महागठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव वाला, वो 110 से 115 के बीच में स्विंग कर रहा था। और वही वह अंतिम परिणाम के अनुसार एनडीए को 125 सीटें मिली और महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी और कांग्रेस वाले संगठन को, उनको 110 सीटें मिली। हालांकि यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो कुछ ठीक नहीं रहा। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिर से आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना चाहिए, और कर भी रहे होंगे, हम इस चीज पर नहीं जाते। लेकिन अब हम जो, हालांकि अब सत्ता पर तो डेफिनेटली सी बात है कि नीतीश कुमार ही काबिज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली में उनका मुख्यालय है वहां पर जश्न मनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं परिवारवाद, वंशवाद, वही जो उनके पुराना अंदाज है उसी के ऊपर अटैक करते नजर आए। अब उससे आगे की जो चर्चा, हम जो कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तेजस्वी यादव के तेज के सामने गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की चमक कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुंद, थोड़ी सी कम पड़ती नजर आई। मुझे तो कम से कम ये कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, और वही हाल तेजस्वी यादव का है। बेशक वो सत्ता पर काबिज नहीं हुए, कारण कुछ भी हो, यद्यपि उनका दल और कांग्रेस इस चीज के लिए इस बार ईवीएम से ज्यादा डीएम को, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने सर्टिफिकेट, उनके अनुसार सर्टिफिकेट देने से इनकार किया आदि, उसको दोषी मान रहे हैं। लेकिन फिर भी ये स्वीकारना होगा कि कांग्रेस का अगर प्रदर्शन बेहतर होता तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल एक उभरता हुआ सितारा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बड़े नेता के साथ के, और जिसने सबकी कम से कम मैं कहूं कि जिन लोगों की जबानें लड़खड़ा गई थी उनके संदर्भ में बोलते हुए, उन्होंने रोजी रोजगार इन चीजों पर फोकस किया। लेकिन उसके आगे चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी की धार कहीं ना कहीं कम हुई इस बार। तेजस्वी की तेज के सामने, तेजस्वी की चमक के सामने नरेंद्र मोदी जी का जादू, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूं, बेशक उनकी पार्टी सत्ता पर काबिज है लेकिन नहीं चल पाया। आप वैसे भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीता कौन, प्रश्न ये बना। हार कर भी जीत गए तेजस्वी। मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली और राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली, यदि इस आधार पर देखा जाए तो। दूसरी तरफ आप आ जाइए, अगर उससे आगे हम चर्चा करें,
तो दोनों के जो वोट प्रतिशत के अंदर जो अंतर है लगभग 4% का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 19.5% मतदान उनके पक्ष में हुआ और जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, इनके पक्ष के अंदर लगभग 23.5% मतदान इनके पक्ष में हुआ, अर्थात वोटें इनको मिली। तो इस प्रकार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी देखें तो राष्ट्रीय जनता दल जीती, वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तब भी राष्ट्रीय जनता दल जीती। और वैसे भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारी जानकारी के अनुसार 9% वोट महागठबंधन का बढ़ा और 6% वोट एनडीए का घटा। तो अब आप स्वयं सोच लीजिए जब कि भाई इसमें जीत किसकी माने। हालांकि ठीक है, अंतिम निर्णय इसमें कोई दो राय नहीं है, हम स्वीकारते हैं बिल्कुल कि सत्ता पर जो है काबिज भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन ही होगा और सत्ता के अनुसार जो जीता वही सिकंदर कहा जाता। तो उसके अनुसार अगले 5 साल का जो मैंडेट है वो इन्हीं के पक्ष के अंदर है। लेकिन मंथन का समय, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, यदि थोड़ा सा और अपने आप को चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा जो अभी स्टेट से बाहर निकलकर, क्योंकि स्टेट में कई बार जातिगत राजनीति भी चलती है, यद्यपि इसमें खासियत है कि इस बार उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी जातिगत राजनीति नहीं चलाई, लेकिन यदि फिर भी कुछ चीजों पर और थोड़ा सा काम कर लिया जाए तेजस्वी यादव के द्वारा, तो इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है, कम से कम मुझे तो, कि वो राष्ट्रीय राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा सिद्ध होगा। मैं किसी के गुणगान करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो कंपैरिजन है उसको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आप कितना भी कहें, अगर कहें जीत गए मोदी जी जीत गए, बल्कि इस बार अगर वास्तविकता देखें, मोदी जी का जो करिश्मा चलता आया है और जो भी चल रहा था अब तक, उस अनुसार उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। अब इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह मोदी जी की उस तरीके से हार, क्योंकि मोदी जी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार तो गायब थे प्रचार में से, कहीं नीतीश कुमार थे ही नहीं। नीतीश कुमार और तो छोड़िए, अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अब से कुछ समय पहले जो जश्न हुआ वहां पर वो सारी चीजें कह गए और आकर मोदी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, लेकिन नीतीश जी ने अभी कम से कम पब्लिक में आकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह हमारी तरफ से थोड़ा सा एक वर्णन था इस संदर्भ के अंदर कि उस जीत के अंदर एनडीए सत्ता पर काबिज हो रही, एनडीए की जीत के अंदर इन चीजों का भी समावेश, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बेशक उनके भक्तगण कुछ भी सोचे, लेकिन पार्टी में इसके अंदर वास्तव में कहीं ना कहीं गूढ़ मंथन होगा कि आगे से अगर तेजस्वी का अब ये हाल है, अभी इस उम्र के अंदर ये हाल है, तो आगे उनसे टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं। आगे उनसे टक्कर लेने के लिए क्या किया जाए, वास्तव में इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अवश्य हर हाल में पार्टी के अंदर मंथन इस विषय पर अवश्य होगा। आप स्वीकारें कोई उनका भक्त या ना स्वीकारें। चलिए एक चीज और करता हूं, आपको भी मालूम होगा मध्य प्रदेश के अंदर क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 9 सीटें कांग्रेस को मिली। और उसके बाद बड़प्पन देखिए कि शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा गुलदस्ता भेंट करके और कमलनाथ जी को दिया। कमलनाथ को भाई ये हमारे सम्मानित साथी हैं, इस प्रकार की जो भी बातें उन्होंने सम्मान किया जाकर। ये राजनीति में देखिए हम लोग ना नीचे कई बार अब बिना मतलब में सिर्फ फुटाफल कर लेते हैं, बहसबाजी कर लेते हैं, तनाव बढ़ा लेते हैं, जबकि बड़े लोग वैचारिक मतभेद बाद में सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों का तो यही है। तो हार जीत तो चलती रहती है चुनाव। मेरा निवेदन है सभी से कि उन मतभेद रखे, मनों के अंदर भेद उत्पन्न ना होने दें। अब उससे आगे चलते हैं, जो विषय एक और चल रहा था कल कई दिनों से, अर्नब गोस्वामी साहब की गिरफ्तारी को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर, उनकी जमानत को लेकर उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, याचिका डाली थी और वो लिस्ट हो भी गई। और अब से कुछ समय पहले वो जेल से बाहर, तलोजा जेल से बाहर भी आ गए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ तल्ख टिप्पणियां की हैं। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें उच्च न्यायालय जमानत नहीं दे रहे हैं और वो लोगों की स्वतंत्रता या कहें कि निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल है या विफल रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर कहा है। हालांकि जो तीनों लोग हैं
फिरोज शेख और नीतीश शारदा जो अर्नब गोस्वामी जी के साथ में, तीनों को 50-50 हजार के निजी मुचलके के ऊपर जमानत दे दी गई है। अब उसके अंदर कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, यद्यपि हम इसमें कहीं भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये चीज कर दूं कि अंतरिम जमानत मिली है उन लोगों को। तो एक तो कहा गया कि क्या धन का भुगतान नहीं करना आत्महत्या के लिए उकसाना है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो वास्तव में मैं तो कहूंगा जी हाँ है, क्योंकि जब मेरा धन नहीं मिल रहा है और मेरा धन नहीं मिलने के ऊपर, क्योंकि मुझे जिन लोगों को देना है वो मुझसे मांग रहे हैं, मेरी मान मर्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, तो बहुत सारे लोग इन्हीं सब चीजों को लेकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। आप देखें ना, महाराष्ट्र में कई जगहों पर अनेकों किसान, या भारतवर्ष में दूसरी जगहों पर भी अनेकों किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा होता, आ नहीं रहा होता कहीं से। तो जिस मानसिक तनाव के दौर से गुजरा जाता है तो उस व्यक्ति को ही पता होता है। और दूसरा, इस संदर्भ के अंदर जो बातें निकल कर आई उसमें यह है कि उनको धमकियां दी गई, उनकी परिवार, उनके बेटी को उनका कैरियर बर्बाद करने की धमकियां दी गई, आदि आदि चीजें। दूसरा एक उदाहरण जो दिया गया और आज टीवी पर बड़ा चर्चा का सा विषय रहा और कहा जा रहा है कि हरीश साल्वे जिन्होंने इनका केस लड़ा, उन्होंने ये बात कही कि जी इस प्रकार तो जैसे आपने इसको आत्महत्या से जोड़ दिया इस मामले को, राज्य सरकार के एक कर्मचारी कोई रहे होंगे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले इसलिए किया उन्होंने सुसाइड की क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी और उसके लिए उन्होंने दोषी वहां की सरकार या मुख्यमंत्री को बना दिया। तो इस प्रकार को उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे को, वहां के मुख्यमंत्री को। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस प्रकार की चर्चाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, गौर कीजिएगा, वो व्यक्ति जिन्होंने सुसाइड किया सैलरी ना मिलने के कारण, गलत मिलनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था, हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी उद्धव ठाकरे के ऊपर व्यक्तिगत रूप से बकाया नहीं थी या वो व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे के नौकर नहीं थे। तो इसमें उद्धव ठाकरे का कहां रोल होता है? पहली चीज, इसका मतलब तो कल को यदि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी के ऊपर नहीं होंगे तो कल को फिर आप कहने लगेंगे नहीं जी मैं तो उस समय नौकरी लगी थी, उद्धव ठाकरे से मेरी सैलरी दिलाओ। उस विषय के अंदर, अन्वय नायक वाले विषय के अंदर अर्नब गोस्वामी और ये सरकार वाले जो राज्य कर्मचारी वाला विषय के ऊपर धरती आसमान का फर्क है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का संदर्भ कैसे प्रस्तुत किया गया और लोग क्यों इस प्रकार के विषय को बिना सोचे समझे इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं। दोनों चीजें बिल्कुल धरती आसमान का फर्क है दोनों चीजों के अंदर। अब इससे आगे चले, इससे आगे यहां एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई अर्नब गोस्वामी की जमानत को लेकर। वो ये है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे, उन्होंने बड़ा एक सख्त पत्र लिखा है जो रजिस्ट्री के महासचिव हैं उनको, और उन्होंने पहली चीज तो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, कैसे ये मामला लिस्टिंग पर आ गया। और कहते हैं कि जब लिस्टिंग के लिए, याचिका की लिस्टिंग के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है तो फिर इस तरह की जो सिलेक्टिव लिस्टिंग है वो क्यों हो रही है। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं दुष्यंत दवे जी वाली, ये नवभारत टाइम्स के सौजन्य से मैं इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अब उन्होंने बड़ी सख्त, मतलब जो लेटर लिखा वो अर्नब की जो है वो याचिका की तुरंत सुनवाई के लिए खिलाफ उस पर बड़ी कड़ी आपत्ति उन्होंने व्यक्त की है दुष्यंत दवे साहब ने। वो कहते हैं कि क्या अर्नब की सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कोई विशेष निर्देश तो नहीं दे रखे या रोस्टर के मास्टर ने कोई विशेष निर्देश तो नहीं दे रखे। प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। कहते हैं अर्नब से हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनके उस अधिकार को चैलेंज कर रहा हूं जिसके अंदर वो या कोई मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं उनके अधिकार के अंदर जिसके अंदर वो अपनी जमानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन कहते हैं कि गंभीर मुद्दा
ये है, उन्होंने बोबड़े साहब के लिखा, गंभीर मुद्दा ये है कि आपके नेतृत्व में या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कोविड के पिछले 8 महीने में केस लिस्टिंग में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही या नहीं बरती गई। दूसरी चीज वो कहते हैं कि जेल में बंद हजारों बंदियों को उनकी याचिकाएं हफ्तों और महीनों तक लंबित पड़ी रहती हैं, अर्थात लिस्टिंग का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो लिस्ट नहीं होती उनकी याचिकाएं। अर्णब, अब देखिए गौर कीजिए, उन्होंने कहा अर्णब गोस्वामी ने जब भी दरख्वास्त की है, उनकी याचिका अर्थात अर्णब गोस्वामी की याचिका तुरंत क्यों और कैसे लिस्ट हो जाती है। अर्थात वो कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी ने जब जब भी याचिका लगाई है उनकी, वो तुरंत वो कैसे लिस्ट हो जाती है इमीडिएट, जबकि बाकी लोगों की लंबित पड़ी रहती है याचिका। वो कहते हैं अप्रत्याशित तौर पर किसी की सुनवाई के लिए तुरंत लिस्टिंग जो होती है वो चीफ जस्टिस के विशेष आदेश अथवा निर्देश के बिना नहीं होती। यहां दुष्यंत दवे प्रश्न, बड़ा गंभीर प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के विषय के अंदर, लेकिन जो भी लेटर है और ये लेटर आज क्योंकि उनको जमानत मिली है अर्णब गोस्वामी को, और ये लेटर कल रात को लिखा गया है दुष्यंत दवे के द्वारा। वो कहते हैं अनेकों केस इधर से उधर घूमते रहते हैं और वो भी कुछ खास बेंचों के अंदर। ये बड़ा गंभीर सा एक प्रश्न उठा दिया गया। क्या कहें इस बारे में। देखिए, हम तो कोई जज है नहीं, हमारे पास तो इस विषय में कुछ कहने के लिए है नहीं, या नाम कानून के जानकार हैं कि जो हम कुछ कहें। नमस्कार इंडिया किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति व्यक्त इसके ऊपर नहीं कर रहा। और उन्होंने जो एक उदाहरण दिया है दुष्यंत दवे ने, उन्होंने पी चिदम्बरम के बारे में कहा है। वो कहते हैं कि पी चिदम्बरम वरिष्ठ वकील थे, लेकिन उनकी याचिका भी तत्काल लिस्टिंग के लिए स्वीकार नहीं की गई थी, या उनकी याचिका की भी तत्काल लिस्टिंग नहीं हुई थी। कहते खामियों के कारण, अनेकों खामियों के कारण ही अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को विशेष सुविधा मिलती है। क्या कहा जाए विषय के ऊपर। खैर, ये हमने नवभारत टाइम्स के सौजन्य से या उसके हवाले से ये खबर आपके सामने हम लाए हैं। जो भी प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है और थोड़े आहत लग रहे हैं इस प्रकार की चिट्ठी से, विस्तृत जानकारी है। अब इसके ऊपर कुछ बातों को लेकर हम चर्चा कल आपके कार्यक्रम में जब आएंगे तो उससे पहले कुछ अधिवक्ताओं से इस विषय के अंदर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल तो अर्णब गोस्वामी तलोजा जेल से बाहर आ चुके हैं, उनको जमानत मिल चुकी है। अब इसके अंदर क्या कानूनी दांव पेच चलते हैं क्या नहीं वो देखा जाएगा। और दूसरा ये कि जो सत्ता हस्तांतरण कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद दीपावली के बाद शपथ लेंगे। अब दीपावली आ रही है तो आप खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, और जैसा कि अब निर्देश मिला ही हुआ है एनजीटी का कि भाई आपको पटाखे नहीं छोड़ने, तो उसका तो पालन फिर करना ही पड़ेगा। अब हालांकि अनेकों लोग अनेकों तरीके की आपत्तियां व्यक्त करते हैं, हम उन आपत्तियों के अंदर नहीं जाएंगे। अब आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। कल आपसे एक और चर्चा पर मिलेंगे। तब तक के लिए कीजिए इंतजार और स्वीकार कीजिए नमस्कार इंडिया का। नमस्कार। Thank you.